Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Prity Singh, your educator, and today we will be studying the difference between fundamental rights and fundamental duties for your upcoming UPSC prelim examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here is a small announcement, dear student. Unacademy Plus has launched new batches for your upcoming UPSC CSE preparation for 2021-2022. You can join the batches as per your own language preference in Hindi, in English or bilingual. It will be a 1-year course wherein your entire UPSC CSE preparation will be handled by India's top educators right from prelims till interview. Arpita ma'am is also taking entire history course right from ancient to modern and unacademy batches which have started from 9th November 2020. You can use code SHARMA20 to get this 10% discount on your subscription. Subscribe now and avail the benefits and ease your preparation. Now move towards our topic. Today we will be dealing with the difference between fundamental rights and fundamental duties. This is very important topic and we will be studying this in brief. So now move towards our topic. सबसे पहले हम लोग समझेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है. देन उसके बाद से हम लोग डिफरेंस इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. तब समझ में आएगा कि बेसिक जान ले कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं. अगर आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है. इट मीन्स क्या कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है. तो ये फंडामेंटल इन नेचर है जिसको हम लोग हटा नहीं सकते. और इवन अगर ये सारी राइट्स को अगर हम लोग कोई हमारे राइट्स को वायलेट करता है तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं. इट मीन्स क्या कि इट इज़ जस्टिसिएबल इन नेचर. तो सिंपली अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का मतलब बताऊं तो ये एक ऐसा ह्यूमन राइट्स है जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स को मिला है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को ही मिला है. अदर जो फॉरेनर्स होते हैं उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं. बट कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है. मीन्स ऐसे राइट्स जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स को मिले हुए हैं एंड उसको वो दैट इज जस्टिसिएबल इन नेचर. इनिशियली जब ओरिजिनली बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 7 फंडामेंटल राइट्स थे. बट अगर अभी के कंटेक्स्ट में बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. पहले जो था राइट टू प्रॉपर्टी वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट्स था. बट नाउ अभी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो नॉर्मल राइट्स है जो कि मतलब हमारा जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है. एक्चुअली ये हुआ क्या, जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पार्ट 3 में ही था. हमारे पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये है. सो उस वक्त हमारे बाय 44th अमेंडमेंट ये फंडामेंटल राइट्स जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिमूव कर दिया गया. एंड ये जो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3. जो ये पार्ट 3 है बेसिकली आर्टिकल 12 to 35 जो है पूरा फंडामेंटल राइट्स है. एंड आर्टिकल 12 to 35 जो है पार्ट 3 में आता है जिसमें हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या ये सारी जो बातें हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. एंड इट इज़ जस्टिसिएबल इन नेचर. इसका मतलब क्या कि अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं कि हमारे राइट्स को वायलेट किया जाता है. अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़. अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था. ये जो बेसिकली 1976 में जब हमारा स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन हुआ उस वक्त हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया. उस वक्त इस बात को फील किया गया कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होना चाहिए. सिटीजन्स के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इंजॉय नहीं कर सकते, उनके पास ऐसी कुछ ड्यूटी होना चाहिए अपनी कंट्री की तरफ की, ताकि जैसे कि आप बोल सकते हैं पैट्रियाटिक इन नेचर या फिर नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना. ये सारी जो बातें ये सारी एक ड्यूटीज़ हैं. तो अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहता तो लोग इसका इतना रेस्पेक्ट नहीं देते. दैट्स वाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो था बेसिकली स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा रिकमेंडेड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है इट इज़ जस्टिसिएबल इन नेचर, वाइल जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारा नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो आपको आपके साथ कुछ बुरा किया जाएगा या फिर आपको कोई टॉर्चर करेगा. वो आपकी ड्यूटीज़ है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको करें. एंड ये किस में कौन से पार्ट में इनकॉर्पोरेटेड है
तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है उसमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें है। अब आता है कि आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो बेसिकली आर्टिकल 51A जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कितने मतलब क्या डिफरेंस है हमारे फंडामेंटल राइट्स में एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में है, वाइल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारा पार्ट 4 में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सबसे पहला हमारा डिफरेंस देखिए, हम लोग डेफिनेशन से ही देख लिए कि फंडामेंटल राइट्स किस में है, कौन से पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली आर्टिकल 12 to 35 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 to 35 के बीच में हमारा फंडामेंटल राइट्स है। फाइल जो आर्टिकल 51A है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि हमारे यहाँ के जो भी सिटीजन्स हैं उन पे लागू होता है कि अपनी ड्यूटीज़ जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है उसको वो फॉलो करें। अब इनका डिफरेंस देखते हैं कि कौन कहाँ से बोरो किया गया है। हमें पता है कि हमारे यहाँ आर्टिकल जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किसी ना किसी प्रोविजंस, पहले के जो प्रोविजंस होते थे या जो एक्ट होता था या फिर अदर कंट्रीज से हम लोग बोरो किए हैं। तो वैसे अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये यूएसए से बोरो किया गया है। और अगर हम लोग एफडीज़ की बात करें मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है बेसिकली ये फॉर्मर यूएसएसआर से लिया गया है, जो कि अभी हमारा सोवियत यूनियन है, वहाँ से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है। अब हम लोग अगला फीचर देखते हैं, दैट इज़ जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हेंस इट कांट बी टेकन अवे। और वहीं अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट्स वाई समटाइम्स इसको इट कैन बी टेकन अवे। हाउएवर अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब इमरजेंसी रही है तो उस वक्त ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसको सस्पेंड मतलब ऐसा नहीं है कि उस वक्त उसको हम लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। वहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब हमारा इमरजेंसी लगता है तो उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फंडामेंटल राइट्स है उस वक्त क्या करते हैं। जैसे कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उस वक्त अगर इमरजेंसी की बात है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लगता है। बेसिकली इमरजेंसी 3 होते हैं, जो पहला होता है वो होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी, दूसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड तीसरा जो होता है स्टेट या बोल सकते हैं प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, तो वो स्टेट पे लगता है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है तो उस वक्त आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। हाउएवर अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात तो उस वक्त कि हो सकता है कि उसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि जब कुछ नेशनल इमरजेंसी लगे तो उस वक्त कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिमूव करना चाहिए या नहीं करना, सस्पेंड करना चाहिए, ये सारी क्वेश्चन दिमाग में आती रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि कौन एब्सोल्यूट है कौन एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। जैसे कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इट इज़ एब्सोल्यूट इन नेचर, वाइल जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो नॉट एब्सोल्यूट है, वाइल जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो एब्सोल्यूट इन नेचर है। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली हमारे यहाँ के जो भी सिटीजन है उन सबको मिलता है। जैसे हम लोग डेफिनेशन में देखें कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो हमारे यहाँ के जो भी सिटीजन है उनको मिली है एंड दैट आर फंडामेंटल इन नेचर। वाइल अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये सिर्फ सिटीजन्स के मोरल ऑब्लिगेशंस को दर्शाता है कि वो पैट्रियटिज्म को जो हमारी भावना होती है उसको महसूस करें, या फिर आप बात कर सकते हैं कि अगर आप बात करें नेशनल एंथम है या अलग अलग जो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री के वेलफेयर के लिए हैं उसके लिए हम लोग कुछ कर सकें। दैट्स वाई इट इज़ मोरल एप्लीकेशन। वाइल जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारा खुद का फंडामेंटल मतलब क्या कि जो बेसिक है वो एक ऐसा राइट है जो हमारे पास खुद का है। और अगर पार्ट में बात करें जैसे कि जो भी राइट दिए हुए हैं उसको किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, ग्रेड और जेंडर। ये सारी जो चीज़ें इन सब के अलावा आप भले ही किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, बट इन सब के बेसिस पे आप फंडामेंटल राइट्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा केस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेन मकसद क्या है कि लोगों को जागरूक करना कि आपके दिल में पैट्रियटिज्म का फीलिंग आए और आप नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग या फिर जो भी हमारे नेशनल में वेलफेयर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए आप कुछ भावना रखें। ये नहीं कि नेशनल फ्लैग कहीं पे
या कहीं नेशनल सॉन्ग बज रहा है तो वहाँ पे उसका आप डिसरेस्पेक्ट करें, वहाँ पे रेस्पेक्ट करें। अब बात आता है फंडामेंटल राइट्स का इम्पोर्टेंट थिंग है क्या कि इट इज़ निगेटिव इन नेचर। वाई? बिकॉज ये स्टेट पे कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि वो लोगों को, जैसे अगर फंडामेंटल जैसे राइट टू इक्वालिटी, तो वहाँ पे हमारे स्टेट का एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, वहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है निगेटिविटी का, और वो निगेटिव इन द सेंस कि स्टेट पे निगेटिव हो रहा है, वाइल जो सिटीजन्स है उनके लिए पॉजिटिव है। इट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि स्टेट के लिए कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है जिसकी वजह से स्टेट जो है हमारा निगेटिव इन नेचर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर देखते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जैसे हम लोग देखें कि फंडामेंटल राइट्स जो है इट इज जस्टिसेबल इन नेचर, बिकॉज ये जो है फंडामेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है एंड इट कैन बी इन्फोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन द हाई कोर्ट। जैसे कि अगर आप बात करें आर्टिकल 32 का, तो आर्टिकल 32 जो डायरेक्टली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। और वहीं आर्टिकल 226 देखें, जो कि आर्टिकल 226 है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट ये हाई कोर्ट्स को कुछ राइट इशू करने का ऑर्डर देता है जिसके बेसिस पे वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं। वहीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन द हाई कोर्ट, कि अगर आप नहीं किए तो आपके ऊपर इन्फोर्सिबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फंडामेंटल राइट्स के केस में है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर एंड इट कैन बी इन्फोर्सेबल थ्रू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज थ्रू हाई कोर्ट। अब पता है जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर अमेंडेबल, वाइल जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है दे आर, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो अमेंडेबल है, बट एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे फंडामेंटल राइट्स के, उनको छोड़ के जो भी चीज़ें वो हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। वहीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो इट इज़ टोटली एब्सोल्यूट इन नेचर, एब्सोल्यूट अमेंडेबल। इट मीन्स कि कोई भी आप देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 51A में, वो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं बेसिकली कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं कंटेन है, और जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं हैं वो सारी अमेंडेबल है। हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या डील करता है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल ऑन द कंडीशन दैट इट इज़ सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब सॉरी यहाँ पे इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट नहीं है, बट ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में नहीं है। सो ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स है। अब एक और चीज़ देखते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो ऐसा है कि कुछ इंडियंस को मिलते हैं और कुछ फॉरेनर्स को भी मिले हैं। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। वाइल अगर आप देखें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में तो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को मिलता है, ये कोई फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है कि फॉरेनर्स ऐसा मीन्स फॉरेनर को भी ये सारी ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बेसिकली सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, नॉट कि फॉरेनर्स के लिए हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट थिंग, जो लास्ट पॉइंट है वो है कि फंडामेंटल राइट्स आर पॉलिटिकल एंड सोशल इन नेचर एंड देयर इज नो स्कोप फॉर गारंटेड इकोनॉमिक राइट्स सिंस इट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट ए गारंटेड जॉब। जैसे कि आप कोई भी आर्टिकल देखें जो फंडामेंटल राइट्स में इनकॉर्पोरेटेड है वो सारी हमेशा सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। वाइल अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात में देखें तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ये सारी कैरेक्टर वहाँ पे दिखाई देती है। बट अगर आप फंडामेंटल राइट्स केस में देखें तो ऐसा कुछ नहीं कि वो इकोनॉमिकली भी कुछ सोचते हैं। वही जो हमारा DPSP है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, या आर्टिकल जो भी है उसके लास्ट में आपको फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर आर्टिकल्स दिखेंगे जहाँ पे वो डील करते हैं इकोनॉमिक राइट्स के बारे में, जहाँ पे जॉब गारंटेड जॉब या ये सारी जो चीज़ें अवेलेबल हैं। बट फंडामेंटल राइट्स के केस में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।